हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी सीटीपी के पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम सीजी टेट 2022 के पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें सीटीपी के 30 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। पिछले क्लास में हमने जो है पेपर 1 का जो है वो आपका एनालिसिस किया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर आप पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप इस पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, जिसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है। या यदि आप उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक प्राप्त करने के लिए ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए। हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर व्हाट्सअप करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मैं लेकर के चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी टायलर। तो ये तो सीधे सीधे तथ्यात्मक क्वेश्चन है। यदि आपको पता है तो आप बना के आओगे, नहीं तो फिर आप माइनस मार्किंग में जाओगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पूछा गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सबसे पहले जो है आपका समझने का प्रयत्न किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ए गॉल्टन। ठीक है, पूरा नाम है इनका फ्रांसिस गॉल्टन। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड समझने का मतलब अंडरस्टैंड करने का अर्थात समझने का जो है वो आपका प्रयत्न किया गया। तो मेन जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, आपको मैं बता दूं कुछ इसके बारे में। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उसके बेसिकली दो कारण होते हैं। एक तो आपका हेरिडिटी और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, हालांकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हैं, लेकिन जो मेन दो कारक होते हैं वो होता है हेरिडिटी, इसको इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, हिंदी में इसको आप आनुवंशिकता भी कहते हैं, और एनवायरनमेंट को आप वातावरण या पर्यावरण भी कहते हैं। तो आपके जो जीन्स हैं वो भी उत्तरदायी होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, और आपके आसपास का माहौल, परिवार का माहौल, स्कूल का, समाज का, वो भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? ए बच्चे के साथी समूह पर, बी शारीरिक वृद्धि पर, सी बच्चे के व्यवहार पर, डी बच्चे के संवेग पर। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, जब 2022 एग्जाम हुआ था उस समय इस क्वेश्चन को जो है आपका विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर इसका आप सही आंसर देखोगे तो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में जो मेन सामाजिक मूल्य हैं और सामाजिक प्रतिमान हैं, इनकी संभावना अगर इस ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो वो जाएगा ए पे जाएगा, बच्चे के साथी समूह पर, चाइल्ड्स पीयर ग्रुप पर जो है वो आपका निर्भर करेगा। क्योंकि जो भी मोरल वैल्यूज़ होते हैं, सोशल वैल्यूज़ होते हैं, उनको बच्चा अपने परिवार से, आस पड़ोस से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सीखता है। मोरल वैल्यूज़ या सोशल वैल्यूज़, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक व्यवहार, बच्चे के संवेग, इन पर डिपेंड नहीं करेगा। राइट, तो अगर आंसर सही होता तो ए होता, लेकिन इसको उस समय डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो बच्चे का पीयर ग्रुप, पीयर चाइल्ड्स पीयर ग्रुप मतलब क्या होता है? अगर कई लोग इसको नहीं समझते हैं तो ये पीयर वर्ड को आप समझ जाइए। पीयर ग्रुप मतलब क्या होता है? बच्चे के साथी समूह, बच्चे के दोस्त यार। यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो, या कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके जो सहपाठी हैं वो आपके पीयर ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए इडिपस, बी इलेक्ट्रा, सी दोनों, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट करके जो है वो आपका पूछा गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको अपने आप उत्तर जो है वो मिल जाएगा। देखिए क्या है, सिगमंड फ्राइड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करते हैं। आपने कॉमनली ये देखा होगा
कि जो आपकी बच्चियां होती हैं, ठीक है, जो आपकी गर्ल चाइल्ड होते हैं, उनमें अपने फादर के प्रति अफेक्शन, अपने फादर के प्रति प्यार ज़्यादा होता है। हालांकि बच्चे मम्मी पापा दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लड़कियां अपने पिता को ज़्यादा जो है स्नेह करती हैं। उसी प्रकार जो आपके बॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो आपके लड़के होते हैं, वो अपनी माता को, अपनी मम्मी को ज़्यादा जो है वो आपका प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रेम है उसको सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है आपका नाम दिया गया है, ठीक है। मतलब लड़के का अपने माता के प्रति जो प्रेम होता है वो ओडिपस कहलाता है, और लड़की का अपने पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो इलेक्ट्रा कहलाता है। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। आप इसको भूलना मत, ओडिपस और इलेक्ट्रा, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट कर करके जो है वो आपका पूछा गया है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे आप, जो है कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे मैं लड़का हूं तो मैं जैसे याद रखता हूं, मदर, MOTHER, तो मदर में ओ है, ठीक है, मतलब ओडिपस, मदर के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपका ओडिपस है। ये मैंने अपने लिए, क्योंकि मैं लड़का हूं तो मैं अपने लिए ऐसा बना के रखा हूं, ठीक है, कोड। वैसा आप भी कुछ याद रख सकते हैं। तो याद रखना ओडिपस मतलब लड़के का अपनी माता के प्रति प्रेम, और इलेक्ट्रा मतलब लड़की का अपने पिता के प्रति प्रेम। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? क्वेश्चन ये पूछा है कि पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रा, अभी जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन ए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन बी, जो समृद्ध हो। ऑप्शन सी, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन डी, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इसको स्वविवेक से एक अच्छा आदर्श नागरिक खुद को मान करके सोचें तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। भाई, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको प्रयोग करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 अगला देख लीजिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? ठीक है, जो स्पेशल नीड्स वाले जो आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, ठीक है, अध्यापक द्वारा आपका निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए हमेशा आप पीयर ग्रुप को प्रेफरेंस देना, जो सहपाठी समूह होते हैं उनको प्रेफरेंस देना। अभी कुछ देर पहले मैंने पीयर ग्रुप के बारे में आपको बताया है, जो आपका सहपाठी समूह है उसको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही बैठता है, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिक्रम, पीयर आपका ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया है? ठीक है, तो बहुत ही फेमस आपके मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपके दिए गए हैं। ये मैंने आपको पिछला जो हमारा PYQ सीरीज था, सेशन था, उसमें भी मैंने आपको बताया है। मैंने आपको एक कोड भी आपको बताया था कि इसके लिए आप SPCF करके जो है आप याद रखना, पियाजेस 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में ही याद रखना, लंबे समय तक याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, और क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे आप, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा जो है वो आपका दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। SPCF याद रहेगा, SPCF याद रखना। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और आपका F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? ठीक है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? ए, अध्यापकों को उच्च वेतन देना, बिल्कुल सही नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, हो सकता है ये है। पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, ये भी हो सकता है, लेकिन एक आंसर लेना है। छात्रों का सतत मूल्यांकन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। छात्रों का सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट, इससे शिक्षा का स्तर उच्च होगा।
ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ठीक है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, क्या बनेगा, वो क्या बन सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो आपका परिभाषा है ये एडलर की है, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर इनका पूरा नाम है, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर ने जो है आपका ये कहा था कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही हम यह पूर्वानुमान लगा सकते हैं, निश्चित आपका एक भविष्यवाणी टाइप कर सकते हैं कि वो भविष्य में आगे जाकर के क्या करेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आपका अल्फ्रेड एडलर ने। तो यहाँ पे अल्फ्रेड एडलर का जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? देखो, जहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, आप सबसे पहला क्या काम करोगे? आप उसको अंडरलाइन करोगे, आप भूल जाते हो फिर। क्या गलत है ये पूछा है, ठीक है। मानव विकास के संबंध में क्या गलत है, ठीक है। शक्ति और गति, देखो मैंने विकास आपको पढ़ाया भी है, आई थिंक उसका वीडियो यूट्यूब पे भी आपका डला हुआ है, ठीक है। तो विकास में मैंने कभी भी शक्ति और गति का सिद्धांत नहीं बताया है। विकास में मैंने बताया है कि विकास जो है आपका प्रेडिक्टेबल होता है, अर्थात ये पूर्वानुमान इसका लगा सकते हैं। विकास में ट्रेनिंग और लर्निंग जो है होता है, प्रशिक्षण और अधिगम होता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास हमेशा आपका जनरल टू स्पेसिफिक एडवांसमेंट की ओर चलता है। बच्चा पहले जनरल चीज़ों को सीखता है, फिर स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेशल चीज़ों को जो है वो आपका सीखता है। तो शक्ति और गति का सिद्धांत इसमें नहीं आता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ये हो जाएगा 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। आपके में एक टॉपिक है आकलन एवं मूल्यांकन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एवं इवेल्युएशन, वहां से ये सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, फिर से क्या पूछा है? उद्देश्य नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, यही गलत है। कभी भी शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में नहीं बदला जाएगा, उसको बालक केंद्रित कार्यकलाप में बदला जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना, ये तो उद्देश्य रहता है। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, बिल्कुल सही है ये। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी आपका सही है। गलत ए वाला ही जाता है, यही उद्देश्य नहीं होता। शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग द टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस इनटू अ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, बिल्कुल रॉन्ग। ये एक्चुअल में होना चाहिए क्या? चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है, इसीलिए 10 का होगा ए। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? पिछली बार भी हमने देखा था, हेलेन किलर जो है ये जो है आपका श्रवण बाधित बच्चों में जो है इनका नाम जो है वो आपका उल्लेखित है। स्कूल स्तर में आपने इनके बारे में जो है वो आपका अ, पढ़ा भी होगा। पिछला जो हमारा सेशन था जिसमें हमने पेपर 1 का सॉल्व किया था सीजीटी 2022 का, उसमें ये पूछा था कि हेलन केलर के जो ट्यूटर थे एनी सुलिवन, ठीक है, वो किस बीमारी से ग्रसित थे? तो वो दृष्टिबाधित थे, वो ट्रैकोमा से जो है वो अपग्रसित थे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखना रिपीट हो जाते हैं, लिंक रहते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? फिर से ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, परिभाषाएं आपको याद होंगी, ठीक है, जो मेन मेन परिभाषाएं होती हैं अधिगम का या फिर आपका चिंतन का, बुद्धि का, किसी भी टॉपिक्स की। तो मेन मेन परिभाषाएं, ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सबको तो याद नहीं रख सकते, लेकिन मेन मेन जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं 2 4 5, उनका तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एज इट इज याद नहीं रखना है, क्योंकि कहीं पर लिखना तो नहीं है आपको, मोटा मोटा उस वर्ड में उन्होंने क्या कहा है उसको याद रखना है। जैसे अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिक मतलब लर्निंग या सीखना जो है वो अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में क्या होता है? संशोधन। तो अनुभव के बारे में कहा गया है आपका काल्विन ने। और भी परिभाषाएं हैं, लाइक एक मनोवैज्ञानिक है BF स्किनर, वो कहते हैं कि सीखना व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है।
स्किनर सामंजस्य वर्ड पर बल देते हैं। ठीक है, तो स से स्किनर सामंजस्य, ऐसा करके आपको थोड़ा सा याद रखना है जब भी आप थियरी पढ़ेंगे तो। ठीक है, जैसे इसमें वुडवर्थ का नाम लिखा है, वुडवर्थ बोलते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये नवीन वर्ड पे क्या देते हैं, बल देते हैं। इस प्रकार से काल्विन अनुभव पर जो है बल देते हैं। हालांकि अनुभव के चलते ही हमारे मौलिक व्यवहार में परिवर्तन आता है और वही लर्निंग कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है, वही सीखना कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार। देखो अधिगम से पेपर 1 हमने जब सॉल्व किया था इसका सीजीटी 2022 का, तो उसमें पूरा बाल विकास से क्वेश्चन भरा पड़ा था, विकास से क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अधिगम से हैं, लर्निंग टॉपिक से हैं। ठीक है, तो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है पूछा है। ठीक है, ए कक्षा में कार्य की अधिकता, बी गृह कार्य की अधिकता, सी लेखन कार्य की अधिकता, और डी अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि। जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत रुचि होगा तभी तो लर्निंग होगा, तभी तो अधिगम होगा। तो आंसर हो जाएगा डी अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि, पर्सनल इंटरेस्ट इन स्टडीज। ये इसका क्या जाएगा, आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप कुछ काम करते हैं, उस काम में सफल हो जाते हैं तो आपको संतोष होता है, उस काम में असफल हो जाते हैं तो आपको असंतोष होता है। ये थार्नडाइक का जो है आपका नियम है। ठीक है, जब हम थार्नडाइक के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं जो है आपका डिटेल से बताता हूँ कि थार्नडाइक ने बेसिकली दो नियम दिए थे। एक आपका प्राइमरी लॉ, एक आपका सेकेंडरी लॉ, जिसको प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम या मुख्य नियम, गौण नियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो आपका प्राइमरी लॉ है, ये प्राइमरी लॉ जो है आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं उसको, दूसरा होता है लॉ ऑफ रेडिनेस, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। तीसरा क्या होता है, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ जो इन्फ्लुएंस है, सब में देखो लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी है ना, रूल ऑफ प्रैक्टिस भी है, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस भी होता है, रूल ऑफ रेडिनेस भी होता है। लेकिन रूल ऑफ इन्फ्लुएंस या रूल ऑफ जो आपका इफेक्ट है, जो प्रभाव का नियम है, इसमें ये कहता है कि यदि सीखना संतोषजनक होता है तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक होता है तो सीखना संभव ही नहीं होता। ठीक है, तो इसमें यही तो पूछा है संतोष और असंतोष के बारे में। तो ये कहलाता है हमारा रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का नियम। ये एक्चुअल में थर्ड लॉ है उनका। ठीक है, मतलब जो उनका प्राइमरी लॉ है, उस प्राइमरी लॉ का ये तीसरा उनका नियम है। पहला नियम तो उनका ये है रूल ऑफ प्रैक्टिस, ये पहला नियम है, और जो रूल ऑफ रेडिनेस है ये दूसरा नियम है, और जो रूल ऑफ इन्फ्लुएंस ये तीसरा नियम है। थॉर्नडाइक में अपन इसको पढ़ते हैं, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। इसमें देखो बहुत सारे फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये परिभाषा किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें समझने वाला कोई चीज ही नहीं होता, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। तो देखो, सीखने के जो अंतःदृष्टि सिद्धांत हैं, जिनको जो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है, ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्ट एक मतलब जर्मन वर्ड है, और जो आपके गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं, इसमें मुख्यतः तीन मनोवैज्ञानिक जो हैं वो आपके आते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है अंतःदृष्टि सिद्धांत को, इनसाइड लर्निंग थ्योरी को जो है वो आपका दिया गया था। अब वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी कौन कौन है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो वर्दीमर का नाम आप याद रखना, एक कोहलर का नाम आप याद रखना, और एक कोफका का नाम आप याद रखना। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों में कौन कौन आते हैं, वर्दीमर, कोहलर, कोफका। कौन कौन, वर्दीमर, कोहलर और आपका कोफका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं। ठीक है, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, जो सटीक हों, पिछली परीक्षा में आ चुका हो, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। जाहिर सी बात है, समस्या प्रधान, हेल्प विथ ट्रबल शूटिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, ये सबसे अच्छे प्रश्न कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण शामिल हैं? मोटिवेशन से ये क्वेश्चन है, मोटिवेशन वाला जो आपका टॉपिक है उससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के स्वरूप में कौन से लक्षण सम्मिलित हैं पूछा है। शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, उपरोक्त सभी, सभी शामिल हैं इसमें। आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। भाई, व्यक्ति का जो बुद्धि होता है, इंटेलिजेंस होता है, आईक्यू लेवल होता है, और उसका जो पर्सनालिटी होता है, उसमें वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं पहले भी बताया था, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसी क्लास में मैं आपको बताया हूँ, उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मतलब मेन भूमिका होता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से जो है वो आपका पता चलता है? ठीक है, बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, ये भी ठीक है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, ये भी ठीक है। इसीलिए आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, ये तो नहीं हो सकता। बहिर्मुखी और अंतः क्रियाशील वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, कमजोर और कम क्रियाशील वाले। मैं गारंटी देता हूं कि जो हिंदी मीडियम का व्यक्ति भी होगा, जो जिंदगी भर हिंदी मीडियम में पढ़ा है, वो भी इस टाइप की हिंदी को नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप मूवीज वगैरह देखते होंगे, सोशल मीडिया वगैरह देखते होंगे, तो कुछ कुछ इंग्लिश आपने सीख लिया होगा। ठीक है, अब इसमें आप इंग्लिश वर्जन को पढ़ोगे तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, चिल्ड्रन हुज फैमिली इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, आर रिलेटिवली मोर देन अदर चिल्ड्रन, ए बैकवर्ड पर्सनालिटी इन एजुकेशनल फील्ड, गलत, ये तो नहीं हो सकता। एक्सट्रोवर्ड एंड ओवर एक्टिव पर्सनालिटी, ये होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लो, इंट्रोवर्ड तो होता ही नहीं। आपने इंट्रोवर्ड सुना होगा ना, इंट्रोवर्ड कई सारे सोशल मीडिया में यूज होता है। इंट्रोवर्ड है क्या मतलब, थोड़ा सा संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति है क्या, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोवर्ड तो नहीं हो सकता। वीक एंड अंडर एक्टिव पर्सनालिटी, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, एक्सट्रोवर्ड। ठीक है, बहिर्मुखी, ज्यादा प्रतिभा वाले, एंड ओवर एक्टिव पर्सनालिटी, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है, समान रहता है। मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए जब कोई भी टॉपिक देते हैं तो सीखने का क्रम जाहिर सी बात है क्या होगा भाई, बढ़ेगा, बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, वहीं पे इंक्लूसिव क्लास आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, जो कि आरटी 2009 का मेन आपका वो है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। पहले तो ये देख लो, विशेषता नहीं है ये पूछा है। ठीक है, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था रहती है भाई इसमें। तो शिक्षक द्वारा आत्मीय व मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, ये भी रहता है। अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, बिल्कुल कहते हैं। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान वाले होते हैं क्या, नहीं, अलग अलग आपके आईक्यू लेवल वाले बच्चे होते हैं, तो ये डी हो जाएगा, ये समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये तो वही है, आइडल टीचर वाला क्वेश्चन है, ऐसी सोच के उत्तर तो दोगे। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। अब देखो सभी सही लगता है ना भाई, एक अच्छे शिक्षक में पढ़ाने की उत्सुकता भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, दृढ़ता भी होना चाहिए, विषयों के ज्ञान में दक्षता भी होना चाहिए। लेकिन आप सीडीपी का पेपर दे रहे हो ना, शिक्षण शास्त्र का पेपर दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड होना चाहिए उसको। आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार क्या हो सकते हैं? वह पिछड़ा विद्यार्थी है, नहीं जी।
उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता। वह सृजनशील विद्यार्थी है, बिल्कुल सही। वह क्रिएटिव स्टूडेंट है, तभी तो हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहता है, जिज्ञासु रहता है। डी भी गलत है, उसका उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है, ऐसा नहीं है। वह क्रिएटिव स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम किस अवस्था तक पड़ता है? मतलब व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। देखो क्या है कि बाहरी इन्वायरमेंट का प्रभाव तो जीवन भर पड़ता है, इसीलिए आंसर जाएगा डी, संपूर्ण जीवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, सही जोड़ी बनाने वाला जो है वो आपका प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाव वाला। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों का जो है आपका जोड़ा बनाना है। ठीक है, एक तरफ बालकों का वर्गीकरण है, एक तरफ उनके लक्षण है। अब पहला देख लेते हैं, प्रतिभाशाली छात्र, मतलब जो आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। क्या होंगे? प्रतिभाशाली छात्र जो है वो आपके उच्च बुद्धि वाले होंगे, हाई इंटेलिजेंस वाले होंगे। उसके बाद क्रिएटिव स्टूडेंट, रचनात्मक जो आपके छात्र हैं वो कैसे होंगे? तो जो आपके रचनात्मक छात्र होंगे वो थोड़े से आविष्कारक प्रकृति के होंगे ना, इन्वेंटर होंगे, नए नए चीज़ों को खोजेंगे। पिछड़े हुए छात्र जो आपके बैकवर्ड स्टूडेंट होंगे वो किस प्रकृति के होंगे? वो औसत से पीछे होंगे। अधिगम अयोग्य, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जिनमें होंगी, जो मतलब सीखने हेतु योग्य ही नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़े से आपके प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट कहलाएंगे, समस्यावाचक स्टूडेंट कहलाएंगे। और बच गया मानसिक रूप से मंद, मेंटली जो आपके मतलब थोड़े से कमजोर रहते हैं, मानसिक रूप से मंद रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे? लो इंटेलिजेंस वाले बच्चे, निम्न बुद्धि वाले बच्चे। तो पहला का हो जाएगा ई, दूसरा का हो जाएगा डी, तीसरा का सी, चौथा का बी, पांचवा का ए, ये जाएगा ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी होती है? ये भी डायरेक्ट तथ्यात्मक क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में 14 होती है, आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस इसका निर्णय अध्यापक करता है ना। अध्यापक क्या निर्णय करता है कि छात्र को क्या पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए? यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आएगा प्लानिंग का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये प्लानिंग टीचर करता है, नियोजन का सिद्धांत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां क्या होती हैं? खामियां पूछा गया है। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की कमी, लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते। भाई लेखन कौशल की जांच के लिए तो सही होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, हाँ ये है कि इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा पूरी तरीके से मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत तो लेकिन होता है। इस प्रश्नों से कल्पनाशीलता का जो है वो आपका विकास होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा निबंधात्मक क्वेश्चन से कल्पनाशीलता का विकास होता है। खामियां मेन निबंधात्मक प्रश्नों में ये होता है कि इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी होती है और रिलायबिलिटी की कमी होती है। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की क्या होती है? कमी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन स्पाइकर और इरविन का है। ये भी रटने वाला जो है वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलेंगे अपन अब अगले किसी जो है आपका पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जहां मैं चीज़ों को आपको एनालिसिस करके समझाऊंगा। फिर से बता दे रहा हूं कि आपको इस पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं तो वहाँ मिल जाएगा, नहीं जुड़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और यदि हमारे डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, अलग अलग जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं सीजीपीएससी के लिए, व्यापम के लिए, और जितनी भी वैकेंसी वर्तमान में ही हुई हैं उसके लिए, तो उसके लिए स्क्रीन के नीचे जो आपका व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।